हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो। हिंदू राष्ट्र तो मैं हिंदू हूँ, दीपा मलिक, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, वो सब हिंदू है भाई। हम हिंदुओं को ही न्याय दे दो, फिर 5 साल बाद चुनावों में ही दिखाई देते हैं। लेकिन सरपंच के पास क्या है भाई, ये गार्ड भी नहीं है, मेरे तो बेडरूम तक आ जाते हैं लोग। बताओ आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। कुछ दिन पहले का मामला है, बनी गांव का मामला। आज पूरे हरियाणा में ही नहीं बल्कि पूरे देश में किस इंसान को इस मामले के बारे में नहीं पता है। मुझे लगता है ऐसा कोई इंसान नहीं है। और ये मामला सिर्फ एक महिला सरपंच का नहीं था, बल्कि ये मामला एक देश की आन बान शान जो महिलाओं की चुनी होती है उसको ऐसी नौबत आ जाती है कि जो मुख्यमंत्री हैं उनके पैरों में रखना पड़ जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जिस देश में कहा जाता है कि महिलाएं हमारे देश की देवियां हैं और उन देवियों के साथ ये सलूक हो रहा है, उनके साथ इतना अत्याचार हो रहा है, तो कहाँ की सरकार है। क्योंकि इस सरकार में जहाँ भी देखे महिलाओं के साथ, जहाँ एक बार नारा तो दिया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उस नारे की किस प्रकार से धज्जियाँ खुद बीजेपी ने उड़ाई है। ये सिर्फ एक महिला सरपंच वाला मामला नहीं, आप खिलाड़ियों का मामला देख लीजिए या कोई अन्य मामले भी देख लीजिए जिनमें बीजेपी सरकार पूर्ण रूप से तानाशाह की तरह नज़र आई है। और इस मामले में भी तानाशाह से कम नज़र नहीं आई है। बात करते हैं, नैना जॉर्ज जी हमारे साथ है। नमस्कार मैम। सबसे पहले नमस्कार सर। आपके ऊपर इतनी मुश्किल तक आ गई है कि आपने अपना जो दुपट्टा है मुख्यमंत्री जी के पैरों में रखना पड़ गया। क्यों, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या दिक्कतें आपको आई? दिक्कतें तो जी, एक तो हमारे गांव में हमें सरपंच बनने हुए 7 महीने हो गए, नरेगा योजना तक नहीं चली है। हमारे गांव में ही नहीं चली, बाकी सब गांवों में चली गई है। तो ना ग्रांट आई है, लेकिन उसकी कोई वो ले नहीं रहा। ई टेंडरिंग के जरिए भी करवा दो, कुछ करवा तो दो, कोई गली तो बनवा दो। मतलब हमें सरपंच नहीं, हमें चौकीदार बना के छोड़ दिया है इन्होंने। चौकीदार से बदतर हालत कर दी गई है हमारी। जब एक चौकी इंचार्ज हमारी नहीं सुनता तो फिर हमको ये ढोंग क्यों, फिर आप अपने अंडर में ले लो क्या? सरपंची पंचायती चुनाव कराने का फ़ायदा क्यों? हम भी अपना काम संभाल रहे थे, ठीक है। आप जैसे वादे करते हो, एक सरकार जब वादे करके ही आती है ना कि मैं ये करें, हम ये करेंगे, हम ये करें, तो हमने भी तो गांव के लोगों से वादे किए हैं, कैसे पूरे करें? आप अपने घर से पूरे करते हो क्या? हम कैसे कर दें? हमारे गांव में 6600 वोट है, लेकिन आबादी 14,000 के लगभग है। तो हमने भी कुछ प्रॉमिस किए, कुछ वादे किए हैं जो आज पूछते हैं लोग। प्राइम मिनिस्टर वादे करके और अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस जाते हैं, क्योंकि उनके तो इतने ब्लैक कमांडो इतने कुछ है कि उनसे आम आदमी मिल ही नहीं पाता। वो तो 5 साल बाद चुनावों में ही दिखाई देते हैं। लेकिन सरपंच के पास क्या है भाई, ये गार्ड भी नहीं है, मेरे तो बेडरूम तक आ जाते हैं लोग। बताओ, आपने कहा था ना करो वो काम, कैसे करें बताओ? फिलहाल जब आपको खुद को इंसाफ नहीं मिल पा रहा तो उन लोगों के लिए क्या काम हो पाएंगे? मुझे क्या, जब वो इंटरनेशनल खिलाड़ी जो देश के लिए पदक लेके आई है, उनको ऐसे घसीटा जा रहा है। वो धूप में बारिश में बैठी है, वो देश की इज्जत नहीं है क्या? वो देश की बेटियां नहीं है? फिर आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो। हिंदू राष्ट्र तो मैं हिंदू हूँ, दीपा मलिक, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, वो सब हिंदू है भाई। हम हिंदुओं को ही न्याय दे दो फिर। हिंदुओं को अब आप कह रहे हो कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इस देश की विविधता, इस देश की क्या पहचान है कि विविध धर्मों के लोग एक साथ बिना लड़े झगड़े एक साथ रहते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई। 75 सालों से तो हमें मुसलमानों से कोई खतरा नहीं हुआ, अब वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को मार देंगे। ये क्या बात हुई? अब हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाया जा रहा है, क्योंकि बाकी इनके पास देने को ना रोजगार है, ना इन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में कोई हॉस्पिटल, सड़क कुछ बनाया है, इन्होंने स्कूल बनवाए हैं, ना कॉलेज बनाए हैं, ना किसी को रोजगार दिया है। रुपया पहले ये कहते थे वेंटिलेटर पे, अब कोमा में है। कोमा में क्या है, वो मरने ही वाला है, आखिरी सांसें गिन रहा है। जीडीपी गिर चुकी है। और ये सरकार, इसका दोगलापन तो ये देखो, ये गौ माता कहते हैं, लेकिन बीफ के निर्यात में भारत अब नंबर 1 है। आप कहीं जाके चेक करो। फिलहाल मैं बात करूं, जिस देश में महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, उसी देश में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महिलाओं को पैर की जुत्ती समझ रहे हैं और कुछ इससे ज़्यादा नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि न्याय उनको देना नहीं चाहते। पुरुष है, पुरुष प्रधान देश कभी बर्दाश्त कर सकता है एक औरत को? कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता है। ये तो महिलाओं को आरक्षण दे दिया, उन्होंने सोचा ये भी कोई ऐसी गूंगी गुड़िया होगी, नहीं बोलेगी, इनको क्या पता था ये बोलेगी। अब झांसी की रानी आने से तो रही,
अब तो झांसी की रानी खुद को ही बनना पड़ेगा। अब कोई भगत सिंह नहीं आएगा। भगत सिंह हमें से ही किसी एक को भगत सिंह बनना पड़ेगा, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कि जब गोरे लोग जाएंगे तो भूरे लोग आके बैठ जाएंगे। अब वो ही हो रहा है। अब इन भूरे लोगों को ही हटाना है यहाँ से। तो अब हम में से किसी को भगत सिंह, किसी को सुखदेव, किसी को राजगुरु और किसी को झांसी की रानी बनना है। यदि मैं बात करूं 1947 से पहले की, जिस वक्त देश आज़ाद हुआ था, महिलाओं के ऊपर अत्याचार थे, उसके बाद भी लगभग 2014 तक की बात करें तो महिलाओं के ऊपर इतना अत्याचार था कि उन्हें घूंघट में ही रहने की सलाह दी जाती थी। लेकिन एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था। उस समय कुछ उम्मीद जगी थी कि लोग अब बेटियों को बाहर निकालेंगे। जब बेटियां सामने आई तो वही दहेज प्रथा बढ़ गई, बहुत सारे सेक्सुअल हरेसमेंट उनके साथ बढ़ गए। जब सरकार कोई लॉ बनाती है, कानून पारित करती है, कानून तो पारित कर देती है लेकिन उसे लागू नहीं कर पाती है। वो कागजों में ही बनते हैं जी, कानून लागू तो होते नहीं है, सिर्फ कागजों में ही होता है कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे गांव के टीचर थे, वो ज्ञापन देने आए थे, सिर्फ ये कहने आए थे कि हमें 26 टीचर चाहिए, 26 टीचर्स का स्टाफ चाहिए, सिर्फ 10 या 16 खाली पड़े हैं, 12वीं तक का स्कूल है, हम रिजल्ट कैसे देंगे। तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जो आवाज़ उठाए उसको गिरफ्तार कर लो। ये तो फिर तानाशाही, इससे बड़ी हिटलरशाही तानाशाही क्या होगी। फिर आप चुनाव ही मत करवाओ। और एक मैं मांग करती हूँ कि चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए, ईवीएम मशीन से नहीं। अगर ईवीएम मशीन से चुनाव हो तो हम बहिष्कार करते हैं इस चुनाव का, क्योंकि मशीन भी आपकी, बनाने वाले भी आपके। हम इस पे मशीनरी पे हम बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे। चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। मैं ये मांग रखती हूँ। अगर सरकार सच्ची है तो उनको कोई डर नहीं होना चाहिए बैलेट पेपर से चुनाव करवाने में, और हर तबके को न्याय मिलना चाहिए। कुछ औरतों को तो मर्द ये कह के चुप करवा देते हैं कि तुम थाने जाओगी तो घर की बेइज्जती हो जाएगी। उनके मायके वाले भी कहते हैं बेटा अगर थाने जाओगी तो बेइज्जती हो जाएगी, तुम्हारे पति ने हाथ उठा दिया, क्या होता है, मर्द तो हाथ उठा ही देता। क्यों उठा देता भाई? मर्द एक थप्पड़ खुद क्यों नहीं खा सकता? फिर मर्द तो उंगली बर्दाश्त नहीं करता, कहते उंगली नीचे करके बात करो, और औरत को कहता है थप्पड़ बर्दाश्त कर। क्यों? और थाने में जाने में बेइज्जती औरत की नहीं होती, बेइज्जती उनके परिवार की होती है। लेकिन वो नाम क्या देते हैं, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन वो डरते हैं कि हमारी इज्जत उछल जाएगी। लेकिन वो डराया वो औरतों को जाता है। मैं औरतों को जागरूक करूंगी इस बात पे। दहेज प्रथा पे मैं बात करूं तो मैम, दहेज प्रथा आज भी चल रही है और ज्यों की त्यों चल रही है। लेकिन अभी तक कोई अच्छे से ना तो कानून पारित हुआ है और इसमें महिलाओं को कई बार मार तक दिया जाता है। दहेज प्रथा तो चल क्या रही है, बहुत बढ़ गई है। पहले तो ये होता था चलो जी थोड़ा बहुत घर का सामान दे दिया या कुछ हो गया। अब तो कहते हैं इतनी खाने की इतनी स्टॉलें नहीं लगी, आपने तो हमारा इंसल्ट करवा दी। खाने में कम से कम 200 आइटम तो होनी चाहिए थी। आपकी डेकोरेशन अच्छी नहीं थी, आपने तो जो दारू पिलाई थी वो ही ब्रांडेड नहीं थी। अब तो और बहुत कुछ बढ़ गया है। अब तो हमारे मतलब दहेज के नाम पे अब तो बेटियां भी पढ़ी लिखी भी चाहिए, नौकरी वाली भी चाहिए और साथ में दहेज भी चाहिए। आपने जिस वक्त मुख्यमंत्री के पैरों में अपना दुपट्टा रखा था उसके बाद आपके साथ क्या प्रतिक्रिया रही, प्रशासन का क्या रवैया आपके साथ रहा है, और उसके अलावा आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो मुझे सीएम साहब के आने से पहले तो ये कहा जा रहा था बीजेपी ज्वाइन कर लो, सीएम साहब के गुणगान करो, फिर आपके धारा 452 हटा देंगे। मैंने कहा नहीं, ये मेरे असूलों के खिलाफ है कि मैं एक पार्टी ज्वाइन करूं फिर मेरे पति के ऊपर से धारा 452 हटेगी। नहीं, हमारे पास सबूत है। तो मेरे पास जब सबूत है तो मैं एक पार्टी ज्वाइन क्यों करूं? मैं वोट दूंगी, अपनी मर्जी से दूंगी, जो इंसान मेरे को अच्छा लगेगा उसको दूंगी। मैं क्यों किसी एक पार्टी का पटका पहनूं या अपने माथे पे लेबल लगा के घूमूं? मैं आज़ाद भारत की आज़ाद नागरिक हूं। मेरे पे दबाव नहीं है किसी का कि मैं एक पार्टी को ज्वाइन करूं तभी मेरे साथ इंसाफ मिलेगा। नहीं, फिर ऐसा इंसाफ मैं लड़ झगड़ के ले लूँगी इंसाफ। ऐसा इंसाफ मुझे नहीं चाहिए कि मैं एक पार्टी को ज्वाइन करूं, फलां पार्टी को ज्वाइन करूं या फलां पार्टी को ज्वाइन करूं। नहीं, नैना जोड़ अपने असूलों पे रहेगी, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेगी। ना ही मैंने ये टिकट के लिए किया है। मेरे बहुत सारे फ़ोन आए हैं, बहुत सारी पार्टी से आए हैं कि आपके जैसी दबंग लेडी चाहिए हमें, आ जाओ। लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं भाई साहब, मैंने आप सोच रहे हो मैंने उसके लिए ये नहीं किया, मैंने न्याय के लिए किया है। और मुझे दूध का दूध और पानी का पानी चाहिए। अगर मेरे पति ने कुछ किया तो मेरे पति को सजा दो, लेकिन न्याय दो, न्याय होना चाहिए। आपके साथ क्या प्रतिक्रिया उसके बाद रही है? पुलिस प्रशासन का रवैया कैसा रहा?
नहीं, पुलिस प्रशासन ने अभी ना तो मेरे को, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि सीएम साहब खुद चल के आए, वो जिला कलेक्टर के ऑफिस में बुला के मुझसे आश्वासन दिलवा सकते थे कि बेटा भी आपके जो हस्बैंड पे साथ जो कुछ हुआ है हम आपको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे, पीछे जो हुआ वो गलत हो गया आपके साथ, तो उस गलती के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, या कुछ ऐसा बोल सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ। शायद आदमी को शादी करनी भी ज़रूरी होती है, जब तक शादी नहीं होंगी, बीवी बच्चे नहीं होंगे, समझ में नहीं आएगी ना औरत के दुपट्टे की कि औरत दुपट्टा क्या चीज़ होते हैं। यदि आज बात करें, हिसार आप पहुँचे हो तो वकीलों से भी आप मिले हो, तो किस प्रकार का आपको समर्थन मिला है? इनका भरपूर समर्थन मिला है और ये बोल रहे हैं कि आपकी न्याय की लड़ाई में हम आपके साथ हैं। तो फिलहाल आपको और भी संगठनों ने साथ दिया है? हाँ जी, किसान संगठन है, सब संगठनों, सारे सरपंच भाई हैं मेरे, हर वर्ग हर तबके ने मेरे को समर्थन दिया है। तो फिलहाल आपने नैना जौहर जी की बात तो सुनी कि सबसे पहले तो जो ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए, और फिलहाल हिसार ये आज पहुंची हैं, तो हिसार आज वकीलों से मिली है, तो कुछ हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं योगेश सियाग जी से कि सर योगेश सियाग जी, सही बस आज बात करते हैं योगेश सियाग जी हमारे साथ हैं। तो नैना जौहर जी, इनसे भी मिली है, काफ़ी वकीलों से आज मिली है, तो सर किस प्रकार से क्या उन्होंने मांग की है, किस प्रकार आप समर्थन करते हैं? देखिए, उनका जो पिछले दिनों आपने देखा होगा, जो सिरसा में जो घटना, मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में इन्होंने खुद कार्यक्रम करवाया और मुख्यमंत्री जी ने जो एक इनकी ही बात को अनसुना कर दिया, इन्हें अपना दुपट्टा उनके चरणों में डालना पड़ा, एक जो मान सम्मान का, और पुरुष का एक पगड़ी होती है और महिला का दुपट्टा, और उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी ने इनकी कोई बात को नहीं सुना और पुलिस इनको परेशान करती रही, गिरफ्तार कर लिया। और हम कहते हैं कि उसके बाद तो कम से कम सुनवाई होती, इनसे पूछते भाई आपकी क्या मांग है, और उस पर जो इनको जो न्याय मिलता, उनकी तरफ से कोई पहल नहीं की गई। तो ये हमारे बीच में यहाँ हिसार में आए हैं वकीलों के साथ में, तो हमारे से मिले हैं, जो सामाजिक बिल्कुल ये जो महिला उत्पीड़न का एक बहुत गंभीर मुद्दा है, और ये खुद भी आगे चल के अपनी लड़ाई, ये इनका ये उद्देश्य है कि पूरे प्रदेश भर में मैं महिलाओं के लिए एक जो लड़ाई लड़ूंगी, जो एक जो महिला नहीं, जो ये सरपंच भी बने, उसके बाद भी इनको जो पढ़ी लिखी महिला होते हुए आगे आए, फिर भी इनको न्याय, जब इनको ही एक मुख्यमंत्री के सामने बात आने के बाद भी आज 1 महीने तक का समय हो गया है, तो भी एक इनको न्याय नहीं मिला। जैसा कि चाहे किसानों की बात हो, चाहे जो हमारी महिला पहलवानों की हो, संदीप सिंह का मामला आपने देखा था कि 5 महीने हो गए, आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। एक एफआईआर में कानून 2 तरह का क्यों अपनाया जाता है? एक एफआईआर में तो गरीब आदमी को तो शाम को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, और प्रभावशाली बाहुबली आदमी को, मतलब एफआईआर हुए चाहे 6 महीने हो जाओ, कहते हैं कि जांच चल रही है, या तो उस एफआईआर में सभी के लिए सेम हो कानून, तो उसको लेके जी हमारे से सभी से रूबरू हैं, और हम भी इनके इस न्याय की लड़ाई में इनके साथ हैं, और जो भी हमारा जो सहयोग होगा वो उनके साथ। हमारे प्रधान जी भी यहाँ आए हुए हैं, बार के इनके बंसीलाल जी, उनसे भी बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे देश के कानून में महिलाओं की क्या जगह है? देखिए, कानून में तो महिलाओं के लिए पूरा जो प्रॉपर जो हमारा जो संविधान बनाया गया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, वो संविधान हमारा महिलाओं का पूरा प्रोटेक्ट करता है। लेकिन संविधान को जो लागू करने वाले लोग हैं, जो संविधान को जो लागू करते हैं, उन लोगों की सोच का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब जी ने एक बात कही थी, ये संविधान जब ही सही मायने में एक जो रूप अपना लेगा, जब उसे लागू करने वाले लोगों की सोच पॉजिटिव होगी। अब जो आज जो उनको लागू करने वाले लोग हैं, जो सरकार है, उनकी सोच और दशा और दिशा जो आप देख रहे हो, महिलाओं के प्रति पूरे प्रदेश में कितनी घटनाएं हो गई है अभी तक, जो 3-4 जो चाहे हमारी प्रदेश की बेटियों का मामला हो, चाहे इनका एक जो महिला सरपंच पढ़ी लिखी, उन्होंने एक अपनी बात ही रखनी चाहिए थी। उनकी बात को तो मुख्यमंत्री महोदय सुन सकते थे, उनकी बात को भी नहीं सुना गया, उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो हम लोग जो हैं यहाँ भी हैं, और जो हमारी जो इंटरनेशनल जो एसोसिएशन है, जो मेरी जो उसका मैं स्टेट प्रेसिडेंट हूँ लीगल, उसका हम अपने स्तर पे भी इनका जो हर जगह जो प्रदेश में उठाएंगे। हमारे प्रधान जी भी जो 12 से इनके भी आए हुए हैं,
वो भी और वकील भी जो सहयोग हमारा होगा कानून के रूप में, चाहे इनकी न्याय की लड़ाई में हम उनके साथ हैं। और इनके साथ नहीं, जो महिलाओं के विरोधी जो चेहरा है, चाहे बेटियों की चाहे पहलवानों की बात हो, चाहे हमारे संदीप सिंह के मामले में आप लोग देख रहे हो कि 5 महीने हो गए आज तक कोई कार्रवाई नहीं है, तो ये ढोंग क्यों किया जा रहा है? उस पर मुख्यमंत्री जी आज तक उनका स्पष्टीकरण नहीं आया कि भाई आज तक जो न्याय है वो न्याय में जो है समान एक हर आदमी को गरीब और अमीर में क्यों खाई पैदा करता है जी। तो फिलहाल योगेश यादव से आपने बातचीत की। फिलहाल हिसार बार एसोसिएशन के प्रधान हमारे साथ हैं, उनसे भी खास बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों पर। सर, महिलाओं के जो जगह दी गई थी हमारे संविधान में, तो वो इस सरकार ने किस प्रकार से छीनती नज़र आ रही है? नहीं, जब महिलाओं की तो बात मैं ये कर रहा हूँ कि ये महिला सरपंच ही है, इनको आरक्षण दिया गया। जब ये जन संवाद में बोल रहे हैं और इनके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, तो महिलाओं वाला तो उत्पीड़न आप देख ही रहे हो। तो बात की जाए किस प्रकार से जो संविधान है वो सरकार से परे होकर इनके बात को सुनेगा, और क्या लगता है कि इनको इंसाफ मिल पाएगा? ऐसा है कोई चीज़ अगर जब होती है फिर वो उसका बाउंडर बनता है ना, तो सारी चीज़ों का समाधान होता है। अगर आदमी अपने आप में वन मैन शो हो जाता है तो उसका फिर बाद में थोड़ा थोड़ा जब रिएक्ट होना शुरू हो जाता है ना, तो एक बाउंडर बन जाता है और वो चीज़ें फिर बिल्कुल क्लियर होकर सामने आती है। आज नैना जौहर जी आप लोगों से मिली है, तो किस प्रकार उन्होंने अपनी बात रखी? नहीं, इन्होंने अपनी बात रखी है। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं एज ए प्रेसिडेंट मैं पॉलिटिकल बात नहीं करता, ठीक है। इन्होंने अपनी बात रखी है। मैं सिर्फ इतना ज़रूर समझता हूँ कि इन्होंने अपनी बात सीएम के सामने रखी, झोली भी फैलाई इन्होंने। उनको तरीके से पेश आना चाहिए था कि ये एक महिला है, ये सरपंच भी है। सबसे बड़ी बात तो ये है। अब मैं भी तो वकीलों का सरपंच ही लगा लो, प्रधान लगा लो, सरपंच लगा लो, बात कौन रखेगा? मुझे इन्होंने दायित्व दिया, मैं ही रखूँगा ना। गांव का इनको दायित्व है तो ये ही रखेंगे ना। और जब ये सीएम के सामने अपनी बात रख रही है, चाहे कोई भी मुद्दा हो, उसका सुनने का फ़र्ज़ बनता है, सुनना चाहिए, उसका समाधान निकालना चाहिए। तो मैं फ़िलहाल बात करूं, बार एसोसिएशन हिसार किस प्रकार इनके सपोर्ट करेगी? इनको अगर कोई न्याय की से कोई चीज़ की होगी, उसके साथ में बार इनके साथ रहेगी जी। तो फ़िलहाल आपने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, तो और लोगों से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मैं साथी हमारे साथ, मैं सबसे पहले तो सर एक बार आप परिचय दे दीजिए। मैं अमरजीत बिश्नोई एडवोकेट हिसार बार से संबंध रखता हूं, और मीडिया ने जो अब महिला सशक्तिकरण के मामले में जो आवाज़ उठाई है, मैं मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो इस सरकार की बात करें या सेंट्रल सरकार की बात करें, जहाँ भी न्याय मांगते हैं वहाँ न्याय तो ज़रूर मिलता है, लेकिन न्याय की कोई बात आज तक हमने सुनी नहीं है। इसलिए हम इस सरपंच महिला के साथ हैं, और जो भी हमारे से बन पड़ेगा हम उनका पूरा सहयोग करेंगे जी। तो फिलहाल और साथी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा आप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे सवाल है कि क्या महिलाओं को इसी प्रकार से उत्पीड़न मिलता रहेगा? कब तक महिलाएं न्याय के लिए इधर उधर भटकती रहेंगी? सरकार क्यों महिलाओं की बात नहीं सुन रही है? क्या पुरुष प्रधान देश ज़्यादा बेटर है? क्योंकि महिलाओं की जब बात नहीं सुनी जाती तो बात पुरुष प्रधान देश की उठती है। तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी है वो कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं जुड़ता हूँ, हमारे साथ एक और साथी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। फ़िलहाल महिलाओं के आप हालात देख रहे हैं, इस देश में ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे वो सरपंच हो या घर की आम बेटियां हों। तो किस प्रकार से लगता है कि आने वाला समय महिलाओं के लिए किस प्रकार का होने वाला है? सर, महिलाओं को हमारे देश में सदा से पहले से पूजा जाता था, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को महिलाओं की भागीदारी के लिए सरकार को भी प्रयास करने चाहिए। और हम कह रहे हैं कि जब समाज में महिलाएं आगे आएंगी तभी जाके इस देश का, समाज का उत्थान हो सकता है सर।
महिलाओं की भागीदारी के लिए तो इन्होंने सरपंचों में आरक्षण तक दे दिया, लेकिन उस आरक्षण का क्या हुआ जब उनको बना तो दिया सरपंच, लेकिन उनकी बात ही ना सुनी जाए। ये सरकार का बहुत गलत बात है। सरकार को सुनना चाहिए और हर नागरिक की सुननी चाहिए। ये गलत बात है सर सरकार की। तो फिलहाल नैना जोड़ के साथ ही नहीं बल्कि जो खिलाड़ी हैं हमारे उनके साथ भी और किसानों के साथ भी किस प्रकार आप लोग सपोर्ट में खड़े? सर हम किसानों को भी समर्थन दे के आए थे पीछे जब यहाँ बैठे थे वो, और खिलाड़ियों के लिए भी हमने बार ने पूरी ने समर्थन किया था। सांकेतिक धरना भी दिया था 11 से 1 बजे तक का सर, और पूरी बार हमारी उनके साथ में सर जी। तो आपने देखा किस प्रकार से वकील उनके पक्ष में, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल एक फिर से है कि जो महिलाएं हैं उनको कब तक ऐसे उत्पीड़न सहना पड़ेगा, क्योंकि आज तक उनको न्याय नहीं मिल पाया है। चाहे हम आज़ादी से पहले की बात करें या आज़ादी के बाद की बात करें, तो न्याय कब तक गुहार लगाता रहेगा, क्योंकि न्याय की देवी जो होती है कोर्ट में भी आपने देखा होगा उसकी आंखों पे भी पट्टी बांध दी जाती है। फिलहाल बात इसको छोड़ के उसी वापस मुद्दे पे आते हैं और हमारे साथ एक और साथी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो सर किस प्रकार से इस पूरे मामले को देखते हैं कि एक बेटी को अपना जो पल्लू होता है वो मुख्यमंत्री के पैरों में रखना पड़ जाता है और उसको मुख्यमंत्री गिरफ्तार करवा देते हैं। ये नहीं कहते कि बेटी ऐसा नहीं होना चाहिए, उसकी बात नहीं सुनते हैं, उसको गिरफ्तार करवा देते हैं। इस संबंध में हमारे सभी साथियों ने और दूसरे अधिवक्ताओं ने भी अपने अपने विचार दिए हैं, परंतु जो मेरे खुद के विचार हैं, जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो प्रशासन है जिसका काम एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, अगर वो ही तरीके से काम नहीं करेगा तो अव्यवस्था फैले ही फैलेगी। प्रशासन का जो हेड है, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो तहसील का हो, डीसी हो, एसपी हो, कमिश्नर हो, उसको तरीके से काम करना चाहिए। मेरे तो ये विचार है। और उस मामले में सरकार जो मौजूदा है या चाहे कोई पहले की थी, वो इस साइड में कोई ध्यान नहीं रखती। यदि बात करें विपक्ष की और पक्ष की, दोनों ही मामले में यदि प्रशासनिक बात की जाए तो प्रशासन सरकार से कितना अलग है और क्यों अलग है, और सरकार के यदि कोई गलत कदम है तो उस पर प्रशासन एक्शन क्यों नहीं लेता है, काम क्यों नहीं करता? मैंने जो आवाज़ बताई पहले मैंने बताई वो ये है कि प्रशासन की जिम्मेवारी है वो ये देखे कि उसके नाक के तले क्या अव्यवस्था फैल रही है। अब आप इस चीज़ को चाहे करप्शन में ले लो, चाहे नगर की सफाई व्यवस्था में ले लो, चाहे किसी दूसरे काम में ले लो, उस तरफ वो क्यों नहीं ध्यान देते। अगर मैं बात जो बता रहा हूँ वो ये है कि अगर आदमी अपने घर में कोई एक फर्श बनाता है तो वो जो उसकी उच्चता है वो देखता है कि ये फर्श कम से कम 10-20 साल तो चलना चाहिए। शहर की कोई सड़क बनती है वो अगले महीने क्यों टूट जाती है, उसको कौन चेक करेगा? उसको चेक करेगा प्रशासन, उसको चेक करेगा डीसी, उसको चेक करेगा मुख्यमंत्री, उसको चेक करेगा उस एरिया का जो प्रतिनिधि है। तो मेरा कहना ये है कि इन चीज़ों की तरफ ध्यान दोगे तभी देश तरक्की करेगा। तो मैं एक बार फिर बता दूं आपको, सरकार और न्याय में न्याय को सर्वोपरि रखा गया है, सबसे ऊपर रखा गया है, लेकिन यहाँ पर न्याय कहीं ना कहीं नीचे होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि सरकार न्याय से कहीं ज़्यादा ऊपर पहुँच चुकी है। और सवाल ज्यों के त्यों खड़े होते हैं कि कब तक ये तानाशाही चलती रहेगी। और फिलहाल आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और इन बेटियों के लिए सिर्फ नैना जोड़ी नहीं बल्कि खिलाड़ी भी कब तक धरने देते रहेंगे, कब तक जुर्म सहते रहेंगे, इस पर क्या कहना है आपका, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और देखते रहें न्यूज़ आपके साथ।